हाय व्यूअर्स, कैसे हैं? आज हम थल की नगरी में हैं और आपको सारा माहौल नज़र आ रहा है। यूक्रेन के क्राइसिस भी आप जानते हैं कि यूक्रेन पे रूस ने हमला किया है। अब हमने हालात हाज़रा पे भी बात करनी है, लेकिन हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे। इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही खूबसूरत राइटर जोसेफ कॉनरैड हैं, जिन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिख के इंग्लिश लिटरेचर के पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में तहलका मचा दिया था। जोसेफ कॉनरैड जो हैं वो यूक्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ वो 1827 में पैदा हुए। 3 दिसंबर 1827 को यूक्रेन की सरजमीन पे पैदा होने वाला ये खूबसूरत राइटर 1924 में अपने ही घर में वफ़ात पा गया और कैंटरबरी सिमेट्री में दफन हुआ। ये एक नॉटिकल राइटर के तौर पे ज़्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा ये स्टोरी राइटर, एसेस्ट और नावलिस्ट के तौर पे अपनी पहचान बना चुके थे। अब हम बात करें कि इनका यूक्रेन के साथ प्यार किस तरह वाज़ेह होता है। यूक्रेन जैसे मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक इलाके ने जोसेफ कॉनरैड की लाइफ पर बहुत असर डाला था और वो अपनी लाइफ के एंड तक अपने आप को अ जेंटलमैन फ्रॉम यूक्रेन कहलाना पसंद करते थे। उन्होंने यूक्रेन की मोहब्बत में 4 वर्क्स लिखे थे जो उनकी यूक्रेनियन पीपल और यूक्रेनियन लैंड से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत हैं। कौन कौन से? एमी फॉस्टर, सिस्टर्स, प्रिंस रोमैन एंड अ पर्सनल रिकॉर्ड। ये 4 वर्क्स उन्होंने लिखे थे। जोसेफ कॉनरैड का पूरा नाम था बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रशियन लोगों के नाम होते हैं, जोसेफ थियोडोर कॉनरैड। अब ये प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही, कोर्ज़नियोस्की। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा पूरा नाम। कॉनरैड के जो आबाओ अजदाद थे वो कई सदियों से, कई नस्लों से यूक्रेन में आबाद थे और इनकी जो जेनोलॉजिकल ट्री है, इनके जेनोलॉजिकल ट्री की दोनों साइड्स जो हैं उनकी तमाम नस्लों का ताल्लुक़ यूक्रेन से ही था। आप यकीनन बोर हो रहे होंगे, तो लम्हा भर के लिए हम यूक्रेन की तरफ पलटते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास बस कॉनरैड का पोलैंड ही है जिसके ज़रिए पाकिस्तानी तलबा महफूज तरीके से निकल सकते हैं। अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ इस जंग का। तो ये रोला चला कब है भाई? अभी के अभी तो रोला यानी मसला ये हुआ कि रूस ने यूक्रेन की 2 रियासतों यानी कि 2 इलाकों लुहांस्क और डोनेट्स्क की आज़ादी को तस्लीम कर लिया है। रूस और यूक्रेन का ये तनाज़ा तो 2014 में रूस के क्रीमिया पर बाज़ोरे बाजू कब्ज़ा से शुरू होता है। ये कब्ज़ा जमाने का शौक़ रूस के सर पर तब सवार हुआ जब यूक्रेन की आवाम ने रूस नवाज सदर को एक पुरज़ोर तहरीक के ज़रिए कुर्सी सदारत से अलग किया। क्रीमिया पर कब्ज़े की कहानी को कानूनी रंग देने के लिए रशिया ने मकबूजा इलाके में एक रेफरेंडम का इनेकाद किया और फौरी इस जायज़ या नाजायज़ बच्चे को रेफरेंडम का सहारा देकर उसकी तौसीक भी करवा ली। लेकिन इस रेफरेंडम को अक़वाम आलम बिल्कुल ऐसे देखती है जैसे किसी भी मुल्क की जमहूरियत पसंद अवाम डिक्टेटर्स के फ़ौजी रेफरेंडम्स को देखती है। और यहाँ ये बात भी गौर तलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस रेफरेंडम से नापसंदीदगी का इजहार कर चुका है और उसने ये काम एक बाकायदा करारदाद पास करके किया है। इसी हमला में डोनेट्स्क और लुहांस्क के अलहदगी पसंदों ने उस वक्त यानी 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़े से फ़ायदा उठाते हुए बाग़ियाना कार्रवाइयों का आगाज़ किया था। लेकिन सवाल ये है कि इंसान के किसी हद तक महज़्ज़ब होने के बावजूद अब तक रूस का क्रीमिया पर कब्ज़ा कैसे बरकरार है? तो वजह यह है कि नस्ली और ज़बानी तनासुब अगर देखा जाए तो वो बहुत हैरान कुन है। अब वहाँ रशियन लोगों की तादाद क्रीमिया में कितनी है? 1.49 मिलियन यानी कि 65.3%। यूक्रेनियन सिर्फ और सिर्फ 0.35 मिलियन है। वहाँ 15.1% क्रीमियन है, क्रीमियन टाटर्स, और 0.24 मिलियन बाकी लोग हैं। नस्ली तनासुब भी बहुत ज़्यादा है, 65.3% रूसी लोग हैं और जो है ज़बान का रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। 82% लोग जो हैं वो रूसी ज़बान बोलते हैं, 10% जो हैं वो क्रीमियन टैटर लैंग्वेज बोलते हैं
और 3% रशियन एंड यूक्रेनियन इक्वली बोलते हैं, 2% प्योर यूक्रेनियन। तो जी व्यूअर्स, यही वजूहत हैं जिनकी बदौलत रूस के लिए बने बनाए हामी मौजूद हैं। नस्ल भी रूसी और ज़बान भी रूसी। यही वजह है कि 2015 में सीज़ फायर होने के बावजूद चंद दिन पहले तक भी यूक्रेनी हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करवा सकी थी। रूसी कब्ज़ा के ख़िलाफ़ यूक्रेन का वाहिद सहारा अमेरिका और नेटो थे, जिन्होंने ताहाल इसकी बात तक नहीं पूछी। हाँ, माशी पाबंदियों की बात गूंज रही है और उसमें 4 बड़े बड़े बैंक जो हैं वो आएंगे और वो बहुत करीब समझे जाते हैं सदर पुतिन के। यूक्रेन दिफाई एतबार से दुनिया में 25वें नंबर पर विराजमान है, लेकिन रूसी सियासी दखल अंदाजियों को रोकने के लिए यूक्रेन अपनी सी कोशिश करता रहता है। रूस न सिर्फ फ़ौजी बल्कि बयानिया की जंग मीडिया के ज़रिए भी लड़ता है, जिसको रोकने के लिए पिछले वर्ष फरवरी में यूक्रेन ने 3 रूसी टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी थी। वैसे व्यूअर्स, ये आपको खगल के दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये ख़िज़ां का माहौल या महरूमी की अलामत, ये पत्ते भी एक ख़ूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रूस के मुकाबले में यूक्रेन की क्या अहमियत है 25वें नंबर पर दिफाई लिहाज से, और रूस जो है दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है। इस जंग का जो ख़तरनाक पहलू है वो ये भी है कि क्रीमिया पर कब्ज़ा जमाने के बाद यूक्रेन तीनों अतराफ से रूस के दिफाई हसार की ज़िद में बुरी तरह फंस चुका है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है, तो क्या इसके पास कीमियाई हथियार नहीं है? जी बिल्कुल है। इसका जवाब यही है कि उनके पास हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल यूक्रेन के दिफा की ज़मानत बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो उसकी वजह यह है जनाब कि यूक्रेन की मशरकी सरहदों के करीब इलाकों में 61% से ज़ायद आबादी रूसियोल नस्ल है। पहले तो आपको एक क्रीमिया का बताया था ना, अब जो है हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं मशरकी इलाकों की सूरत हाल। इस पर मसजाद ये कि वहाँ यूक्रेन की आर्मी की पोजीशन भी खासी कमज़ोर है। अब इस कहानी के असल सिरे की तलाश करते हैं। दुनिया में मार्क्सिज्म और सरमायादाराना निज़ाम के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ 1922 में उस वक्त हुआ जब रूस ने बेलारूस, यूक्रेन और FDR को शामिल करके सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी, और यूँ ये USSR नामी इत्तेहाद 70 वर्ष तक दुनिया की सुपर पावर बना रहा। हाँ, याद आया कि जॉर्जिया समेत कुल मिला के ये 15 ममालिक का इकट्ठ बना। फिर सरमायादारों ने 1991 में इस 15 ममालिक के इत्तेहाद की धज्जियाँ उड़ा दी, मगर तोसी पसंदा अंजाम का मालिक रूस अपनी फ़ौजी कुव्वत तो ज़मीनी हुजम के नशे में मौज मस्ती करता रहा, जो कि इसकी मजबूरी भी है। एक तो वो लैंड लॉक्ड है, बाकी बचा कुचा जो ब्लैक सी है। दूसरा, इसके कुर्बो जवार में इसके रवायती हरीफ अमेरिका ने कमोबेश 15 फ़ौजी अड्डे चमका रखे हैं। यही नहीं बल्कि रकबे के लिहाज से यूरोप के दूसरे बड़े मुल्क के साथ मिलकर रूसी सरहद पर नेटो की फ़ौजी अटकेलियाँ रूस के लिए मुसलसल दर्द सर बनी हुई हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ने इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है, लेकिन चाइना जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रूस का, वो कहता है कि जो अमेरिका चिल्ला रहा है इसे उस वक्त सोना चाहिए था जब ये एक के बजाय 5 मरतबा नेटो को एक्सपेंड करके रूस की सरहदों तक ले आया था और रूस को गैर महफूज कर रहा था। मज़े की बात यह है कि सारे बखेड़े में अमेरिका ने यह कहकर यूक्रेन की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है कि यूक्रेन नेटो का रुकन होता तो तभी फ़ौजी इमदाद मुमकिन थी। यही लफ्ज़ नेटो का रुकन होना ही इस जंग की बड़ी वजह है। रूस चाहता है यूक्रेन नेटो का मेंबर हरगिज़ न बने, और बड़े यूरोपीय ममालिक ये कहते हुए पाए जाते हैं कि यूक्रेन जैसे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क को ज़ाती तौर पर यह फ़ैसला करना चाहिए, ना कि अहरे गहरे से सबक देते फिरें। सोचने की बात यह है कि जुनाती हुजम के मालिक रूस को आखिर क्या पड़ी है कि निके सारे यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है। तो भाई, ये यूक्रेन ही है जहां सेवेस्टोपोल नामी जगह पर रूस की दी ब्लैक सी फ्लीट विराजमान है। ये वही फ्लीट है जिसकी बुनियाद रशिया के बादशाह पोटमकिन ने 1783 में रखी थी। आज जिस क्रीमिया पर रूस का कब्ज़ा है, इसी को दी ब्लैक सी फ्लीट ने तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़कर
1790 में महफूज किया था। इस जंग का नाम था दी बैटल ऑफ कर्च स्ट्रेट। शायद यही वजह रही होगी कि 13 साल की उम्र में यतीम होने वाले जोसेफ कॉनरैड ने सेलर बनने का फ़ैसला किया था। क्रीमिया पर रूसी कब्ज़े की ये वजह भी सामने आती है कि क्रीमिया ही है जिसकी वजह से रूसी रसाई बहरे रूम के ज़रिए मशरक़ वस्ता तक मुमकिन है, और ब्लैक सी ही है जिसको इस्तेमाल में लाते हुए बाल्टिक या बाल्कन स्टेट्स तक मुख्तसर रूट के ज़रिए तेज़ी से पहुंचना रूस जैसे लैंड लॉक मुल्क के लिए किसी नेमत उज़्मा से कम नहीं है। ये सब इसी क्रीमिया ही की मरहून मिन्नत है। तो प्यारे व्यूअर्स, आप ख़ुद सोचें कि अमेरिका और रूस जो कि रवायती हरीफ हैं, दोनों दुनिया को लीड करना चाहते हैं, और अगर अमेरिका यहाँ तक पहुँच जाता है तो क्या वो रूस की इस तिजारती शहरक को काट कर नहीं रख देगा? यही वजह है कि रूस आज कह रहा है कि वो यूक्रेन को फतह करके अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहता, बल्कि डीमिलिटराइज करना चाहता है। मकसद वाज़ह है कि एक तो यूक्रेन को बेदस्तो पा करके अमेरिका से दूर रखना है, और दूसरा क्रीमिया पर कब्ज़ा बरकरार रख के इस खित्ता की गैस जैसी मादनी दौलत को अपने कंट्रोल में करना है, जो कि बकिया यूरोप को अगर रशिया फराहम न करे तो वो ठठर कर मर जाएं। फिर ब्लैक सी जैसी तिजारती बैसाखी भी रूस की मजबूरी ही है। अब मेट्रो स्टेशन में फंसे इंसान आपके और हमारे लिए काबिल रहम हैं, और अगर यूक्रेन के सपूत जोसेफ कॉनरैड बकीदे हयात होते तो ज़रूर कोई अदबी शह पारा सामने आता, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो खुद ही बखेड़ों में ख़त्म हो गई। आइए जोसेफ कॉनरैड की बात करते हैं। व्यूअर्स, अब आपको कॉनरैड की ज़िंदगी की कुछ हकीकतें बताएं। कॉनरैड की ज़िंदगी भी वैसे मकान की तरह थी जैसे आज उसका यूक्रेन बिल्कुल इसी हालत में है जैसे ये कच्चा मकान है। कॉनरैड की मदर का नाम ईवा था, जो कि 1865 में उस वक्त फौत हो गई जब कॉनरैड की उम्र महज 7 साल थी। अब कॉनरैड के वालिद की बात करें तो 1869 में उनकी भी डेथ हो गई। उस वक्त भी कॉनरैड की उम्र महज 11 साल थी। अब ये बात करें कि कॉनरैड, देख रहे हैं आप कि किस तरह ब्लैक सी है और किस तरह लैंड लॉक्ड है रशिया, तो ऐसे लोगों को एक शौक होता है पानी में जाने का। 13 साल की उम्र में कॉनरैड ने फैसला कर लिया था कि वो सेलर बनेंगे। उनकी बाकी मादा ज़िंदगी जो है 30-35 साल वो समंदर में ही गुजरे हैं। अब कॉनरैड के वर्क्स की तरफ अगर हम आते हैं तो उनका जो मशहूर ज़माना वर्क है जिसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो उन्होंने 1899 में लिखा, और वो दरिया कांगो के ज़रिए एक सफ़र है कांगो रियासत की तरफ जो कि बरअज़म अफ्रीका में है। इसमें वो पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स बताते हैं। अब हम अगर बात करें उनके पहले वर्क की, तो उनके पहले वर्क का नाम था अल्मायर्स फॉली, जो कि 1985 में कॉनरैड ने लिखा था। उनके बाकी वर्क्स में लॉर्ड जिम नोस्ट्रोमो, द सीक्रेट एजेंट, अंडर वेस्टर्न आइज, द रेस्क्यू, द नेचर ऑफ क्राइम, विक्ट्री एंड आइलैंड टेल, ये बहुत मशहूर वर्क हैं उनके। कॉनरैड की शादी की बात तो रहेगी। 1896 में एक इंग्लिश गर्ल जैसी जॉर्ज थी, उनसे उनकी शादी हुई थी, और उनसे कॉनरैड के 2 बच्चे थे। कॉनरैड के जो फादर थे ये ट्रांसलेटर थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। तो ये 1861 में नॉर्दर्न रशिया में जेल में भी रह चुके हैं। कॉनरैड की जो अपनी ज़िंदगी है वो आपको बता दिया, 7 साल में माँ मर गई, 11 साल में बाप मर गया, और ये भी है कि फ़िज़िकल और मेंटल इलनेस का शिकार भी ये पूरी ज़िंदगी में रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, ये जो बैकग्राउंड में आपको येलो कलर की बॉल्स नज़र आ रही हैं, इन्हें हम सराइकी में कड़तुमा कहते हैं, और थल के जो हकीम हैं इन्हें शुगर के ख़िलाफ़ बतौर दवाई इस्तेमाल करते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमें अपनी राय दें तो बाबा इस जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी ओपिनियन दीजिए। और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है तो इस खतरे को भांपते हुए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हम आपके मशकूर रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।